आप लोग उम्मीद। हेलो। ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। पुनः सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के द्वारा आपको दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण पेपर है और अन्य पेपर के सहारा लेते हुए जो करंट अफेयर्स कंटिन्यू जा रहा है, तो आज 2 दिन का करंट अफेयर्स आपके पास होगा। 21 और 22 मार्च का करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। 21 और 22 मार्च का हमारा करंट अफेयर्स होगा। तो पिछले करंट अफेयर्स की तरह मैं पुनः एक स्टेटमेंट के साथ, जो आपका स्टेटमेंट आपके जीवन और एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट था कि जहां पुराने रूढ़िवादी विचारों को छोड़ दिया जाता है, वह देश चमत्कारी रूप से स्वयं को प्रकट कर पाता है। कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है कि अगर पुराने रूढ़िवादी जो विचार है, अगर देश और आप या समाज कोई भी छोड़ता है, तो वह देश क्या है, चमत्कारी रूप से स्वयं को प्रकट कर पाता है, वो आगे बढ़ा पाता है। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। अब हमारा न्यूज है 21 मार्च को। तो 21 मार्च को जो न्यूज था वो भारत जापान संबंध से रिलेटेड था, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। यह न्यूज था। एक यूनाइटेड नेशन का आईपीसीसी सिंथेटिक रिपोर्ट जारी हुआ है। यह बताया गया है कि किस प्रकार से जलवायु की कंडीशन क्या है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 के बाद से अभी तक का पूरा निचोड़ इस सिंथेटिक रिपोर्ट में बताया गया है। तो मैंने आपको यहां मेंस का भी क्वेश्चन लिखा हूं। अगला एक न्यूज था इसरो और वनवेब, या 36 सैटेलाइट का सेट जो है 36 गुना 72, वह क्या होगा कि इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। जो प्रसार भारती है उसमें भी, सॉरी, दूरसंचार कंपनी भारती, उसका सहयोग है। तो इससे रिलेटेड न्यूज था। यह भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज मिल जाएगा। एक न्यूज था भारत बांग्लादेश संबंध। यह पीछे छूट गया था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना साहिबा हैं और बांग्लादेश के, उन्होंने कहा है कि भारत जो है सिलहट और चिटगांव बंदरगाह का उपयोग कर सकता है। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैत्री, हम लोग अभी जस्ट पीछे पढ़े थे कि मैत्री नाम से, जो हमारा दोस्ती नाम से पाइपलाइन है, उसको हम लोग क्या किए, स्टार्ट कर दिए 18 तारीख को। तो यह न्यूज जुड़ा हुआ था। यहां भी मेंस का न्यूज है आपका ये। अब आया यह, इन न्यूजों के अलावे आप देखेंगे कि 22 मार्च का जो न्यूज था, स्वास्थ्य का अधिकार और राजस्थान। भारत का एक राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया है कि अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया। ये पहला भारत का राज्य है। तो यह भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। यूएपीए ट्रिब्यूनल ने क्या किया कि जो देश के आंतरिक शक्ति को कमजोर करने के लिए पीएफआई संगठन है, उसे गृह मंत्रालय ने क्या किया था कि 5 वर्षों के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और उससे अब क्या हुआ कि उसे कहा गया है कि वह प्रतिबंध सही है, उसे मोहर लगा दिया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा। यह भी था। अभी गृह राज्य मंत्री के द्वारा अभी जस्ट स्टेटमेंट दिया गया था पार्लियामेंट सेशन में कि नक्सली हिंसा में कमी आई है लगभग 77%। तो यह भी आपके आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं, यह भी जानना चाहिए। यहाँ इससे भी हो सकता है और मेंस भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, तीनों डायमेंशन यहाँ सोच सकते हैं। एक और है जो आपको सुरक्षा की दृष्टि से आईएनएस आंद्रोत्र, यह आपको, यह भी चर्चा में था न्यूज में, यह भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक न्यूज था पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कि मृत्युदंड पे क्या होना चाहिए। मृत्युदंड जिसे दिया जाता है, क्या उनकी गरिमा प्रभावित होती है या नहीं है, किस प्रकार का कष्ट होता है, तकलीफ होता है, क्या सरकार इस पर कोई जांच पड़ताल की है, लेटेस्ट कोई जानकारी है। फांसी की सजा न देकर उसे इंजेक्शन दिया जाए या गोली मार दिया जाए कि तत्काल उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ दे, इस पर चर्चा था। तो यह भी न्यूज आपको कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की सक्रियता से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने लाया। एक और न्यूज था चुनावी बॉन्ड। यह जो है बॉन्ड क्या होता है, चुनावी बॉन्ड क्या है, 18 में शुरू किया गया था। और यह राजनीति में जो भ्रष्टाचार था, आप इस बॉन्ड को खरीदकर आप क्या करेंगे, एसबीआई से खरीद के राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। तो यह मेंस में भी, यूपी पीसीएस मेंस में एक बार 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है। तो इस पर लिंक रहता है, इसलिए मैंने कहा कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। एक और था अंतरराष्ट्रीय तरल दर्पण दूरबीन। यह जो है आप देखेंगे बेल्जियम के सहयोग से देवस्थान, जो आपका उत्तराखंड में है, नैनीताल में है, वहां पे लगाया गया है। यह भी न्यूज में था। तो यह न्यूज था। साथ ही एक और 2-3 और कुछ न्यूज थे जिसमें एमएसएमई का विस्तार,
यह आपको न्यूज आपके काम का ऐसे नहीं था, लेकिन हुआ था कि कई बार आप देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस यूपीएससी ने उसका नया जो डिफिनीशन बनाया गया है कि विनिर्माण सेवा क्षेत्र के लिए और सेवा सेक्टर के लिए कि टर्नओवर की निवेश और टर्नओवर क्या है, तो यहां से क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। फिर एक न्यूज आर्थिक न्यूज पर ही था, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च हो रहा है। अगले साल 1.7 जीडीपी का अगर हम लोग करेंगे तो अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देश से क्या है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुगना खर्च करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यह भी था। एक और था आपको खुशहाली इंडेक्स, यह भी आपसे यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह खुशहाली इंडेक्स का भी न्यूज था। एक और जो आपका न्यूज था स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2023, इससे भी आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी प्रश्न पूछते हैं। इसलिए इन सारे न्यूजों को आपको 21 और 22 मार्च का है, और इसके माध्यम से हमने आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्री मेंस और एसए के दृष्टिकोण से जो हमारा प्रक्रिया चल रहा है उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हम लोग एक एक न्यूज की तरफ। अगले न्यूज, पहला न्यूज है हमारा भारत जापान संबंध। यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि यह हमारा ऐसा पार्टनर, मैंने कहा कि भारत में निवेश में 5वां पोजीशन रखे हुए, पीछे भी हमने बताया था। तो भारत जापान शिखर वार्ता, मैं टू दी पॉइंट लिख दिया हूं क्योंकि आपको एक स्टाइल पता चलेगा कैसे रखना चाहिए। अगर पूछे कि फूमियो किशिदा, यह भी दोनों प्राइम मिनिस्टर हमारे गार्जियन और जापान के गार्जियन के बीच में एक साझा वार्ता चल रहा था, तो यह भी था। 2+2 वार्ता का भी चर्चा आया है, तो इसको भी देखना चाहिए। साथ में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना, इस पर भी चर्चा हुआ था। और जीका जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके माध्यम से काम हो रहा है। तो इतना तथ्यात्मक चीज आपके था। पीछे भी हमने लिंक किया कि भारत में जो निवेश करने वाले देश हैं उसमें जापान का 5वां पोजीशन है, तो यह आपको याद रखना चाहिए। एक न्यूज ये था। दूसरा था यूएन का आईपीसी सिंथेटिक रिपोर्ट 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसको आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टिकोण से, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, यूपीएससी पीएससी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह न्यूज आपका उपयोगी हो जाता है। अब इसमें बताया क्या गया है सिंथेटिक रिपोर्ट 2023 में, जो आईपीसीसी का रिपोर्ट है, इसमें अब बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन जो है वह टाइम बम की घड़ी की तरह तेजी से टिक 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 कर रही है। अब देखिए बहुत बड़ी लाइन है कि जलवायु परिवर्तन के टाइम बम की घड़ी बहुत तेजी से, जलवायु परिवर्तन के टाइम बम की घड़ी बहुत तेजी से टिक टिक कर रही है। ठीक है, अगर हम इसे जो जलवायु परिवर्तन की कंडीशन है, अगर उसको समय रहते हुए विश्व के देश और जो भी प्रभावित देश है अगर वह सक्रिय नहीं हुए तो आने वाला समय में यह टाइम बम हो जाएगा। और टाइम बम आप जानते ही हैं कि जैसे टाइम पूरा हुआ विस्फोट होगा और पूरे मानव सत्ता को नाश करने का काम करेगा। इसलिए हम सभी भारतवासी का भी यह कर्तव्य होता है कि पर्यावरण से रिलेटेड कभी भी कुछ ऐसा आप ना करें जो नुकसानदायक हो, जो नुकसान करे। एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि कहीं शादी हो रहा है, पार्टी हो रहा है, तो एक उसको उनके माध्यम से, अपने माध्यम से आप वृक्षारोपण जो कार्यक्रम उससे प्रमोट कर सकते हैं, यह भी हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा। तो यह चीज। दूसरा लाइन था कि अगर जो औद्योगिकरण हुआ औद्योगिकरण हुआ 1850 के दशक के बाद से, अगर उस समय जो तापमान था जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और उसके पीछे के तापमान पर ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाला जो मतलब समय होगा हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने की दिशा में हमारा प्रयास जो है काफी कम है। कि हम पीछे का जो टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा था 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो उससे कई गुना रफ्तार में हम बढ़ रहे हैं। और यह क्या होगा कि पूरे मानव सत्ता के लिए और जितने पर्यावरण के जीव जंतु हैं उसके लिए क्या हो जाएगा कि नुकसानदायक हो जाएगा। यह बहुत बड़ी चीज था। अब ये जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसी की नवीनतम रिपोर्ट है और इसमें खतरों को लेकर चेताया जा रहा है कि क्या होने वाला है। और यह रिपोर्ट का नाम है आपको सिंथेटिक रिपोर्ट। पूछे कि सिंथेटिक रिपोर्ट, तो इसमें क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 के बाद
प्रत्येक साल की समरी दिया गया है, प्रत्येक साल के सभी रिपोर्टों का निचोड़ है। कोई पूछे कि सिंथेटिक रिपोर्ट क्या है, तो बताना है कि सर ये सरकारी पैनल, अंतर सरकारी पैनल जो है आईपीसीसी, उन्हीं का रिपोर्ट है, यूएन के द्वारा गठित है। और इसमें क्या हुआ कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद जितने भी रिपोर्ट आए हैं सबका समरी दिया गया है। आप एक काम कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट को थोड़ा सा, और यूपीएससी जो दे रहे हैं उन्हें अंदर जाके पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट इसमें रखा गया है। तो थोड़ा आप ये सब काम कर लेंगे और आपको भी करते चलना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 3.6 अरब लोग पर क्या होगा कि मतलब सोचिए कि 3.6 अरब, समझ में आ रहा होगा, 8 अरब 9 अरब, तो आधी आबादी पर क्या है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। यह रिपोर्ट बता रहा है। आप इसका यूज कर सकते हैं कई स्थानों पर। बाढ़ और सूखे एवं अन्य आपदाओं के कारण ऐसे लोगों की जान जाने का खतरा 15 गुना बढ़ा है। कह रहा है कि जो जलवायु कंडीशन होते जा रहा है, एक तो 3.5 अरब से अधिक आबादी पर इसका खतरा मंडरा रहा है, पहला यह भी बताया गया है। दूसरा कि इन लोगों में 15 गुना अधिक लोगों की क्या होगी, जान जाने की खतरा, यह भी ध्यान रखने का जरूरी है। अब कहा कि जीवाश्म ईंधन को एक्सेलरेशन तुरंत आवश्यक है। अगर हम जीवाश्म ईंधन जो प्रयोग कर रहे हैं उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, या फिर वैकल्पिक ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का बात नहीं करते हैं, उस पर काम नहीं होगा, तो आने वाला समय के लिए क्या होगा कि काफी नुकसान हो जाएगा। अब यहां तक बताया गया है कि विकसित देश क्या करे कि 2035 तक कार्बन मुक्त बिजली का उत्पादन पूरा करना होगा। अगर विकसित देश सबसे ज्यादा क्या करता है, पर्यावरण पॉल्यूशन को बढ़ाने का काम कर रहा है, अपने भौतिक सुख सुविधाओं के कारण ही दुनिया के मानव सत्ता को आप देखेंगे कि वह गर्त में ले जाने के लिए प्रयासरत है। यहाँ पे यह बात बताया है कि विकसित देश 2035 तक क्या करे कि कार्बन मुक्त बिजली का उत्पादन करे, कार्बन मुक्त बिजली का उत्पादन करे, इसलिए मैंने इस लाइन को लिखा। फिर इसी में कहा गया है कि अभी देखिएगा कि अमेरिका सरकार क्या कर रही है कि अलास्का, आप देखेंगे कि अलास्का में बड़े विलो ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत मंजूरी दे दी है। विलो ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट यह अमेरिका का प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्या होगा कि जिसकी क्षमता 1,80,000 बैरल पेट्रोलियम प्रतिदिन का उत्पादन होगा। आप सोचिए कि कच्चा पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए यह काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम होना चाहिए, तो कच्चा पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहा है। तो अब सोचिए कि अगर ये कच्चा पेट्रोलियम प्रत्येक दिन ईंधन के रूप में जलेगा तो क्या होगा कि टाइम बम होते चला जाएगा, और जलवायु क्या है कि आप जलवायु पोल्यूटेड होते जाएगा, उसका प्रभाव वैश्विक होगा। इसलिए ये एटम बम है। और आप जानते हैं कि वह इसमें आपको आपके जो बुद्ध हैं, महावीर हों या फिर गांधी, सबने चेताया है कि जलवायु के साथ या फिर पर्यावरण के साथ जितना आप छेड़छाड़ करते जाएंगे उसकी खामियाजा भी आपको मिलेगा। तो यह भी चीज आपको दिखाई देगा, इतना चीज। फिर हमने कहा कि इसी में कहा गया है कि इस पैनल का जो रिपोर्ट है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के लक्ष्य के भीतर रोकने के लिए अब क्या है कि जो लक्ष्य हमने बनाया है 19 की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 35 तक 60% कम करना होगा। 19 की तुलना में अगर 35 में जो 2019 में जितना उत्सर्जन हुआ, 35 जाते जाते उसकी 60% कम करना होगा, तब जाके जलवायु क्या होगा कि संतुलित रहेगा। यहां तक आपने बात समझ गए होंगे। एक और लास्ट लाइन था, रिपोर्ट की सहलेखिका जल वैज्ञानिक है अदिति मुखर्जी। अदिति मुखर्जी को भी जानकारी आपके बारे में होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा न्यूज था जलवायु रिपोर्ट पर, जलवायु परिवर्तन से सिंथेटिक रिपोर्ट। तो इतना सारा डाटा हमने आपको समझाने का काम किया, ये जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ। अब हमने क्या किया कि एक मेंस का क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन था कि आईपीसीसी की सिंथेटिक रिपोर्ट 2023 का चर्चा करते हुए जलवायु परिवर्तन पर दिए गए सुझावों के साथ साथ भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का चर्चा करें। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड भारत सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और यह आप मेंस का प्रैक्टिस करेंगे, 10 नंबर पर है। तो इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए हमने क्वेश्चन बनाया है और उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला न्यूज है कि
इसरो 26 मार्च को वनवेव के 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अब आया कि वनवेव जो 36 सैटेलाइट है उसका समय कई बार पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम में, तो ध्यान रखना है 26 मार्च 2023 को एक। अब इसरो क्या करेगा कि यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेव, इसका यह फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। वनवेव के 36 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, 36 सैटेलाइट लॉन्च होगा, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कब, तो 26 मार्च 2023 को। यह दूसरा लाइन है। हमारा जो प्रक्षेपण यान होगा LV-M3M3, LV-M3M3, यह हमारा प्रक्षेपण यान है। यह इसरो का अधिक वजन उठाने वाला रॉकेट है, यह भी ध्यान रखना, यह भी आपके काम का न्यूज था। कहा कि वनवेव का दूरसंचार कंपनी भारतीय समूह का समर्थन प्राप्त है, यह भी लाइन आपके एग्जाम के, हाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है या काफी उपयोगी है ये आपका। कहा है कि 36 सैटेलाइट का पहला बैच जो इसरो ने प्रक्षेपित किया था उसका डेट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो डेट याद रखना है 23 अक्टूबर 2022 को पूछेगा कि 36 सैटेलाइट का पहला जो प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से, वह कब किया गया था, तो ध्यान रखना है 23 अक्टूबर 2022 को। और श्रीहरिकोटा से LV-M3 रॉकेट से किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। यहां तक की चीज आपको समझ में आ गया होगा, हमने अभी समझाया कि इसरो क्या कर रही है कि वनवेव का जो 36 सैटेलाइट है एक साथ लॉन्च करने का बात हो रहा है, और यह होगा 26 मार्च को, पहला एक लाइन। दूसरा एक लाइन याद रखिएगा, दूसरा कि इसके प्रक्षेपण जो यान होंगे, जो रॉकेट होंगे, जो भारी उपग्रह को ले जाएंगे, उसका नाम है LV-M3M3, यह भी याद रखिएगा। और इसमें वनवेव को दूरसंचार कंपनी जो भारतीय समूह है उसका समर्थन मिल रहा है, यह भी याद रखने की जरूरत है। अगला हमने कहा कि पहली बार 36 सैटेलाइट का पहला बैच जो प्रक्षेपण किया गया था 22 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया था, तो यह भी याद रखिएगा। इसके जस्ट है कि इसरो का वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वनवेव के साथ 2 चरणों में 72 सैटेलाइट लॉन्च करने का अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिया है, यह आपको ध्यान रखिएगा। आपको पता है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, तो यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। यह इतना डाटा ये आपके काम का चीज था। हमारा न्यूज है भारत बांग्लादेश संबंध, यहां हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो हमने कहा कि पीछे जो न्यूज था मैत्री पाइपलाइन के बारे में हमने चर्चा किया था कि 16 मार्च का उसका उद्घाटन हो गया है, मैत्री पेट्रोलियम पाइपलाइन है, यहां तक हमने चर्चा किया। अब वह न्यूज उस दिन छूट गया था, हमने मैप बनाया कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने बोली है कि भारत जो है सिलहट और चिटगांव का जो बंदरगाह है उसका इस्तेमाल करे, उसका इस्तेमाल करने के लिए पेशकश की है, तो एक बहुत बड़ी बात है, आप मेंस के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। अब हमने कहा कि एक लाइन लिखा कि बांग्लादेश से कितने राज्यों का सीमा लगता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा असम का लगता है, पश्चिम बंगाल का लगता है, मिजोरम का लगता है, मेघालय का लगता है, त्रिपुरा का सीमा लगता है, समझ में आ रहा होगा। तो 5 राज्य आपको याद रखने की आवश्यकता है, भारत का 5 ऐसे राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह न्यूज है तो यह इस पर आपका फोकस होना चाहिए। एक दूसरा कि सिलहट जो है वहां अपने मैप पे हमने बनाया है, सिलहट पोस्ट पूर्वी बांग्लादेश के में सुरमा नदी पर स्थित है। पूछेगा कि सिलहट कहां किस नदी पर स्थित है, तो सुरमा नदी, देखिए वहां सुरमा नदी भी बना हुआ है, तो यह भी सिलहट पोस्ट पूर्वी बांग्लादेश में सुरमा नदी पर स्थित है, जो सूफी दरगाहों के लिए फेमस है, यह भी ध्यान रखना है कि यह सूफी दरगाहों के लिए फेमस है, यहां पे जाना जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। चटगांव बंदरगाह जो है आपका बांग्लादेश का मुख्य बंदरगाह है, ठीक है, ठीक है। अब ये चटगांव बंदरगाह से होगा क्या कि जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है यानी पूर्वोत्तर के राज्य है वहां के विकास के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है उनसे अगर हमारा संबंध बेहतर रहेगा तो निश्चित है कि हम वैश्विक स्तर पर और बेहतर कर सकते हैं। अपना भारत का जो वजन है या जो पकड़ है वह धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो यह आपका न्यूज था, इसलिए हमने इसको कोट किया है, ठीक है। अब आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से था क्वेश्चन
कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत बांग्लादेश दोस्ती पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इस पर अच्छा नहीं, अभी क्वेश्चन आ गए। एक और था कि दोस्ती पाइपलाइन, वो न्यूज ही है, पीछे आपको हमने बताया था कि दोस्ती पाइपलाइन का निर्माण किया गया। इस पर आपको पता होगा कि 377 करोड़ की लागत आई है और इसका दोस्ती पाइपलाइन का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को हुआ है। तो यह भी न्यूज उससे जुड़ा हुआ था। अब हम देखिए आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बनाया कि भारत बांग्लादेश की प्रागढ़ता बढ़ना भारत के पड़ोसी देशों से बदलते समय की मांग है। कहा कि भारत बांग्लादेश की प्रागढ़ता या संबंध की प्रागढ़ता बढ़ना भारत के पड़ोसी देश से बदलते समय की मांग है। यह स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कथन को ध्यान में रखकर दोनों देशों के संबंधों के महत्व का परीक्षण करिए। क्यों महत्वपूर्ण है दोनों देश, भारत बांग्लादेश का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हमने क्वेश्चन सेट किया। तो आप क्या करेंगे कि होलिस्टिक सोचकर आप क्या करें कि इसको अभ्यास करने का काम करेंगे। प्रत्येक दिन आईआर वाला सेगमेंट भी आपका ठीक होते चला जाएगा। ये आपका न्यूज था। अगला जो हमारा न्यूज था 22 मार्च में, 22 मार्च का जो न्यूज है आज का दिन का, कि राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार और राजस्थान, स्वास्थ्य अधिकार और राजस्थान। तो राजस्थान की जो विधानसभा है देश का एक पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित हो गया है और अपने राज्य को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य है। अपने राज्य के लोगों को जो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला जो पहला राज्य कौन हो गया है, वह है आपका राजस्थान। तो यह न्यूज था कि स्वास्थ्य का अधिकार और राजस्थान, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया। राजस्थान विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि अपने राज्य को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। यह भी दूसरा लाइन हमने आपको समझाने का काम किया है, यह भी बताया है। अब क्या है कि विधेयक में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को इलाज की गारंटी दी गई है। यह विधेयक का मूल बात था, जो काम का आपकी चीज था। कोई पूछे कि कौन ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया है, तो आपको तुरंत आवाज आना चाहिए या फिर आंसर आना चाहिए कि सर राजस्थान की विधानसभा ने अपने राज्यों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया। यहां तक कंप्लीट है। और आपको पता ही है कि आप स्वस्थ रहेंगे, हम सब भारतवासी स्वस्थ रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और आपको पता ही है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो हम लोग का हेल्थ स्थिति बहुत गिरा रहता है और जब हेल्थ का ठीक नहीं रहेगा तो न तो हमारे श्रमिक अच्छे होंगे, न किसान अच्छे होंगे, न हम सब अच्छे होंगे। जब हम सब अच्छे नहीं होंगे तो निश्चित है कि हमारा देश क्या होगा, वह उतना विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देखे होंगे कि 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि आपका जापान जो एशिया महादेश से जुड़ा हुआ देश है, वह किस आधार पर विकसित देश बना। तो उसने क्या किया कि अपने नागरिकों को मजबूत करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया। और इससे खर्च करने के साथ ही क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर में गए और सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ टर्सरी में चले गए। और आज देखेंगे कि जापान एक पूरा विकसित कंट्री है। तो ये चीज है कि स्वस्थ नागरिक होना बहुत जरूरी है। यहां तक की न्यूज था। एक था यूएपीए ट्रिब्यूनल, या यूपीएससी में भी सिलेबस में है, अर्ध न्यायिक संगठनों की, अर्ध न्यायिक जो भी संगठन है, ट्रिब्यूनल है, उसकी चर्चा आपके आते रहता है न्यूज में और वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में खासकर। तो क्या है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यह है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यूएपीए से संबंधित ट्रिब्यूनल ने क्या किया है कि पीएफआई को गैर कानूनी संगठित घोषित करने और उस पर 5 सालों के प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दिया है। हाल में क्या हुआ था कि पीएफआई जो है यह भारत को आंतरिक रूप से कमजोर कर रहा था, इसलिए गृह मंत्रालय ने 5 साल पर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था और उसी प्रतिबंध को मुहर लगाने का काम जो आपका ट्रिब्यूनल है उसने कंप्लीट कर दिया। बोला कि यह आपका निर्णय सही है। तो यह न्यूज आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक न्यूज था कि गृह राज्य मंत्री साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट में कि नक्सली हिस्सा में एक दशक में 77% की कमी आई है। आप इसको 77% जो डाटा है, यह डाटा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यह आप इसका यूज एस्से में कर सकते हैं, मेंस राइटिंग में कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो यह भी बहुत बड़ा न्यूज था, इसलिए मैंने लिखा उसी लाइन को। और फिर हमने कहा कि एक एस्से आप लिखिए, देश में नक्सल समस्या लोकतंत्र के लिए खतरा है।
देश में नक्सल समस्या लोकतंत्र के लिए चुनौती है या खतरा है, इस पर आप एस्से लिख सकते हैं। तो अभ्यास आपका एस्से का भी होते चला जाएगा, यह भी आप करते चलें। अगला न्यूज था कि दूसरी एंटी सबमरीन शिप आंद्रोथ। यह क्या है भाई, आंद्रोथ क्या है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहिएगा कि सर आंद्रोथ एंटी सबमरीन शिप है। पहला कि एंटी सबमरीन शिप है। अब यह क्या है भाई, तो आंद्रोथ दूसरी सबमरीन है जिसे लॉन्च किया गया। पहला लाइन सबमरीन है, ठीक है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो पूछेगा कि पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कौन है। कह रहा है कि पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो पूछने तो आपसे बताना है कि अरनाला है। कौन सा है, एक आंद्रोथ हो गया, पहला में अरनाला और दूसरा आंद्रोथ हो गया, ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसका निर्माण कलकत्ता स्थित रक्षा पीएसयू गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स एंड द इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। आंद्रोथ पूछ दे या अरनाला पूछ दे, यह दोनों चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां तक का न्यूज आपको ध्यान में आ गया होगा। अगला जो हमारा न्यूज था कि मृत्युदंड और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह केंद्र सरकार से पूछा है कि मृत्युदंड के लिए जो कष्ट होता है, किसी व्यक्ति का गरिमा प्रभावित होता है, उसके लिए क्या आपका लेटेस्ट कोई जांच पड़ताल है या कोई कमेटी ऐसा बनाया है आपने जो तकलीफों पर अध्ययन कर सके। जो व्यक्ति को अध्ययन होता है, आप मौत के सजा देते हैं उस समय, कोई ऐसा है क्या। तो मानवीय गरिमा का विषय है, उनके मानवीय गरिमा का विषय, और यह कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, यह भी लाइन था। अब इसमें आया कि लेथल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाए या गोली मार दिया जाए, तो गोली मारने के लाइन को रिजेक्ट कर दिया गया है। गोली मारने वाला प्रक्रिया जो अरब में देखते होंगे, गल्फ कंट्री में देखते होंगे, उसे भारत के जो न्यायाधीश लोग हैं उन्हें कहा कि यह एक्सेप्टेबल नहीं है, तो नया कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के दीनानाथ मामले में, याद रखिएगा कि 1983 में दीनानाथ का मामला आया था जिसमें कहा गया था कि मौत, फांसी की सजा सही है, फांसी की सजा को सही ठहराया। पूछ देगा कि किस केस में, किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को सही ठहराया है, तो बताना है कि 1983 का दीनानाथ केस था। यह भी जानकारी आपके पॉलिटी के दृष्टिकोण से आवश्यक था। अब इसमें क्या हुआ कि गरिमा जो प्रभावित हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई कमेटी नहीं बना पाए हैं तो हम क्या करते हैं कि एक विशेषज्ञ कमेटी बनाते हैं। हम क्या करेंगे कि इसकी जानकारी के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाएंगे और वह जो सुझाव देगा उसके आधार पर फिर आगे की प्रक्रिया बताया जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से और जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, किसी के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मृत्युदंड और सुप्रीम कोर्ट के टैग लगाकर हमने बताने का काम किया। बात समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला न्यूज है चुनावी बॉन्ड। तो चुनावी बॉन्ड से पहले मैंने क्वेश्चन लिखा मेंस का कि चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव डालेगा। यह बॉन्ड जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव डालेगा, ये आपके मेंस का 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लिखते चलेंगे। अब आया कि हम चुनावी बॉन्ड को समझाते हैं। बॉन्ड जो होता है प्राइमरी नोट्स के रूप में मुद्रा उपकरण होता है, यह प्राइमरी नोट्स होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है आप एसबीआई के पास है, कोई भी कंपनी और निजी व्यक्ति इसको खरीद सकता है, और खरीदने के बाद जो पंजीकृत राजनीतिक दल है उस पंजीकृत राजनीतिक दल को आप क्या कर सकते हैं कि दान दे सकते हैं। तो पहले इतनी बात आप समझ में आया। पूछे कि बॉन्ड क्या है, चुनावी बॉन्ड क्या है, तो पहले बताइएगा कि सर यह एक बॉन्ड क्या है कि एक बॉन्ड प्रोमिसरी नोट्स है, नोट्स के रूप में है, और जिसे एसबीआई के माध्यम से व्यक्ति खरीद सकता है, हाँ खरीद सकता है, और उस खरीदने के बाद वह राजनीति जो पंजीकृत राजनीतिक दल है उसे दान के रूप में दे सकता है। कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति है, यहां तक की बात आप समझा देंगे। इसके जस्ट बाद आते हैं, इसके जस्ट बाद आपको बताना है कि यह जो बॉन्ड है केवल जो पंजीकृत राजनीतिक दल है उसी को भुनाया जा सकता है, उसी को दिया जा सकता है, उन्हीं के खाते में जा सकता है। पहला लाइन ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ था कि चुनाव में जो इसको लाने का क्या मोटिव था, चुनावी बॉन्ड लाने का कोई उद्देश्य होगा, कोई मोटिव होगा, तो आपको बताना है कि सर इसे लाने का मेन उद्देश्य था
कि चुनाव में जो फंडिंग होता है, चुनाव में जो फंडिंग होता है उसमें पारदर्शिता बना रहे। पारदर्शिता लाने के लिए ही आपको 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत हुई थी। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, यह डाटा आपको काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। आखिर मामला क्यों आया? तो एक संगठन है, एक एनजीओ है आपका एडीआर, ठीक है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए बताया कि यह जो है, यह जो चुनावी बॉन्ड है, इसको हम चुनौती दे रहे हैं। तो पूछा सुप्रीम कोर्ट भाई क्यों, इसका मामला संवैधानिक बेंच में जाना चाहिए। कारण क्या? उसने कहा है, कॉज क्या दिया है कि जितना कलेक्शन हुआ है अभी तक चुनावी बॉन्ड के जरिए 12,000 करोड़ राशि प्राप्त हुआ, और यह राशि जो है इसका 2/3 राशि किसी एक राजनीतिक दल को गया है। उसने कहा कि 2/3 राशि किसी एक राजनीतिक दल को गया है। और इसी मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल जो आपको तुषार मेहता है, उनसे भी चर्चा हो रहा था, वह मतलब अपना पक्ष रख रहे थे सरकार का। तो यह मांग किया गया एडीआर के द्वारा कि चुनावी बॉन्ड की जो प्रक्रिया उसे संवैधानिक बेंच के पास चुनौती दे रहे हैं हम, इसलिए संवैधानिक बेंच के पास जाना चाहिए। तो हमने चुनावी बॉन्ड को समझाने का काम किया। इतना सारा डाटा आपको आप आसानी से समझ गए होंगे, और उम्मीद करूंगा कि मैं जो भी लेके चल रहा हूं एज ए एग्जाम के पर्पज से ही आपके करियर से रिलेटेड होगा। कोई कथा कहानी कहने की आवश्यकता नहीं है। कथा कहानी कहने वाले बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अगले तरफ, अगले न्यूज की तरफ। एक और न्यूज था इकोनॉमिक्स पेज पर 22 तारीख वाला में, एमएसएमई सेक्टर। यह न्यूज कुछ भी था, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह कई बार बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी पूछा गया है। अब जो नया डिफिनेशन एमएसएमई के द्वारा लाया गया है, तो आप देखेंगे कि विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। इसमें क्या होता है कि निवेश की राशि और वार्षिक टर्नओवर, दो चीज याद रखिएगा कि निवेश की राशि और वार्षिक टर्नओवर कितना है। बस अगर इस पर आपका फोकस चला गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अगर आपको विनिर्माण क्षेत्र का बात करें, माइक्रो में क्या होता है कि जो हम प्लांट और मशीनरी लेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, उसमें आपका जो निवेश की राशि होगा 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ से अधिक नहीं, मतलब 1 करोड़ से कम होना चाहिए। और हमारा जो सालाना जो टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आया कि 1 करोड़ से कम और 5 करोड़ से कम। यहाँ पे निवेश और टर्नओवर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी पूछे कि भाई विनिर्माण में माइक्रो का क्या डिफिनेशन है, तो आप सीधा जवाब देंगे या देंगी कि सर उसे हम माइक्रो कहते हैं जो 1 करोड़ से कम निवेश है और 5 करोड़ से कम टर्नओवर है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? आर यू गेटिंग पॉइंट? यहां तक बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आया कि स्मॉल को देखते हैं। ठीक इसी तरीके से प्लांट और मशीनरी में कह रहा है कि इसमें भी निवेश की राशि, तो निवेश की जो राशि होता है इसमें कि मतलब 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 10 करोड़ और 50 करोड़, यह दो राशि आपको याद रखना है। और इधर 1 करोड़ और 5 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ और 5 करोड़ याद रखना है माइक्रो में। स्मॉल में 10 करोड़ और 50 करोड़, यह याद रखिएगा। दो डाटा। फिर आता है मीडियम में। तो मीडियम में क्या है कि प्लांट और मशीनरी में जो अभी नया परिभाषा आया उसमें है कि 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं। तो अब यहां आ गया 50 करोड़ से निवेश। अब निवेश में देखते चलिए 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां जो टर्नओवर होगा 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तब यहां पे हो गया कि 50 और 250 करोड़, यहां पे टर्नओवर कोई दिक्कत नहीं। निवेश और टर्नओवर, निवेश और टर्नओवर, निवेश और टर्नओवर, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा न्यूज यहां तक था। तो हमने आपको एमएसएमई सेक्टर का जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है उसे आप क्या करिएगा कि इसको याद करते चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये चीज पूरा डाटा आपको याद रहेगा। ये हो गया। बढ़ते हम लोग अगले तरफ। अब आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का क्या हो रहा है। हमने पीछे तुरंत आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम अमेरिका और मतलब अधिकांश यूरोपीय देशों से अधिक हो जाएंगे अगले साल। हमने कहा कि अगले वर्ष में भारत में परिवहन से जुड़े ढांचागत सुविधाओं पर जीडीपी का 1.7 खर्च करने का लक्ष्य रखा है अगले वर्ष, वित्तीय वर्ष में।
जब यह हम कर देंगे तो यह आंकड़ा अमेरिका व अधिकांश यूरोपीय देशों के तुलना में करीब 2 गुना हो जाएगा। दूसरा लाइन, तो यह जानकारी दिया गया है द इकोनॉमिस्ट में। यह जानकारी था, यह जो न्यूज था द इकोनॉमिस्ट का था। तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्या हुआ कि पिछले 8 साल में 2014 से लेकर 18 तक का जो समय है, इसमें जो हमारा नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। यह भी बहुत बड़ा डाटा था। अब ग्रामीण सड़कों की लंबाई 23 में बढ़कर क्या हुआ कि 7,79,000 किलोमीटर हो गया है। तो यह भी आपको दिखाई पड़ेगा, यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज है। एक था कि हमारा जो एयरपोर्ट था, इस टाइम में एयरपोर्ट की जो संख्या दोगुनी होकर 148 हो गया है। तो यह डाटा था आपको आर्थिक न्यूज का। तो इसको हमने आपने समझाया, क्योंकि बगैर अर्थव्यवस्था का कोई भी व्यवस्था अच्छा नहीं चल सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी, आप यूपीएससी मेंस वाला जब जाएंगे जीएस इकोनॉमिक्स का, तो वहां भी मदद करेगा। बीपीएससी, यूपीपीसी, सभी जगह डाटा आपको मदद करने का काम करेंगे। जब आप लिखते होंगे तो वहां पे आपको मदद करेगा। तो इसको कलेक्ट करते हुए और समझते हुए भी चलना है। अगला जो हमारा न्यूज है, बढ़ते न्यूज की तरफ, अगले न्यूज की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, रिपोर्ट 2023। अब इसमें क्या हुआ है कि फिनलैंड जो है आपका 6ठी बार सबसे खुशहाल देश, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है वो 6ठा बार फिनलैंड आया है। अब इस रिपोर्ट का 10 साल हो गया है, तो यह भी लाइन याद रखिएगा कि 10 साल हो गया है। तीसरा, कि इसमें पिछले 3 सालों का जीवन के मूल्यांकन किया जाता है। जीवन के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है पिछले 3 साल का, यह भी लाइन ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 23 में कोई भी एशियाई देश, जो अभी रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें 2023 की रिपोर्ट में एक भी 20 के अंदर में एक भी एशियाई देश नहीं है। एक भी एशियाई देश 20 के अंदर में नहीं आ पाया है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड के साथ साथ डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सब बेहतर जगह बनाने का काम किया है और ये सबसे खुशहाल देशों में गिने जाते हैं। बात समझ रहा होगा। और जानते ही अफगानिस्तान का तो सबसे नाखुश होगा ही ना अफगानिस्तान, वहां की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि वहां सारे जो अभी वर्तमान सरकार, तालिबान की जो सरकार है, उस सरकार से भी यूपीएससी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो आप तालिबान की जो सरकार है, वहां पे अमीरात जो सरकार है, वो आप देखेंगे कि महिलाओं पर प्रतिबंध पूरा लगाए हुए है, लेकिन वहां भी तालिबान के 2-3 धारा है। कुछ लोगों का मानना है कि लड़कियों को, महिलाओं को काम करने देना चाहिए, एजुकेशन में आने देना चाहिए, क्योंकि वैश्विक भी प्रभाव है, वैश्विक उस पर इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा, तो उसका तो स्थिति खराब होगा ही निश्चित। अब आया कि अमेरिका 15वें स्थान पर है, जर्मनी 16वें स्थान पर है, ब्रिटेन 19वें स्थान पर है, फ्रांस 21वें स्थान पर है, भारत 125वें स्थान पर है। तो यह डाटा आपको याद रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का डाटा आपको हैप्पीनेस इंडेक्स से था, 2023 का यह था। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय तरल दर्पण दूरबीन, तो यह जो तरल दूरबीन है, यह भी कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चीज है। इसमें आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के द्वारा देव स्थल उत्तराखंड में यह दूरबीन लगाया गया है, यह भी न्यूज था। और यह बेल्जियम के सहायता से परियोजना है, यह जो किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, बेल्जियम के सहायता से। तो यह 2 डाटा आप याद रखिएगा, यह 2 डाटा आपको याद रखना चाहिए। यह एक अगला न्यूज है आपका, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2023, बहुत बड़ा न्यूज है। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2023। अब पहला लाइन इसमें है कि इस रिपोर्ट को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSG का द्वारा जारी किया गया है, एक पहला लाइन है। पूछेगा यह रिपोर्ट किसका है, तो CSE का है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का है, एक पहला लाइन याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण का जो ग्रहण है, वायु प्रदूषण क्या कर रहा है, ग्रहण लिखा है यहाँ पे, जो चंद्र ग्रहण, सूरज ग्रहण जैसे लगता है, तो कह रहा है लोगों के जीवन पर वायु प्रदूषण ग्रहण लगा रहा है। इसने बताया है कि प्रत्येक भारतवासी की आयु कम हो रही है, ये छोटा न्यूज नहीं है। कहा है कि 4 वर्ष 11 माह तक उम्र कम होते जा रही है, किसी भी भारतवासी का उम्र बढ़ना चाहिए, तो उम्र न बढ़कर हम लोग क्या है, 4 वर्ष और 11 माह तक उम्र कम हो रही है, बहुत बड़ा न्यूज है। और क्यों हो रहा है, वायु
प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण। तो आज का जो न्यूज था पॉलिटी के दृष्टिकोण से, कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से, या फिर इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टिकोण से, मैंने आपको दोनों दिन का न्यूज आपको कलेक्शन 21-22 मार्च का आपको ले आया है। और उम्मीद है कि आप मेरे आदेश को मान रहे होंगे और प्रत्येक दिन मेंस वाला भी काम पीटी के साथ साथ कर ही रहे होंगे। और अंत में यही कहूंगा कि आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर नई दिल्ली के यूट्यूब चैनल से, कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही जो विद्यार्थी जो एक्टिव है, इच्छुक है, इसको करना चाहते हैं, उनसे थोड़ा आप क्या करें, शेयर करें और शेयर करके मुझे प्रमोट करें, जिससे क्या होगा कि आपके सहयोग से ही मैं कंटिन्यू, मेरा भी मनोबल बना रहेगा। और आप कमेंट भी करें, कोई सुझाव है तो सुझाव देते चलें, और उससे क्या होगा कि मेरा मनोबल बनेगा और मैं कंटिन्यू आपके काम को निश्चित समय पर पूरा करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें।